अब हम जो है इस वीडियो के अंदर ग्रोथ हार्मोन के रोल देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको गौर से सुनना है। पहले तो इसके दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक ये सेल्स की डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कराता है, दूसरा ये मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, हमने दो तरह के फंक्शन देखने हैं। पहले हम देखते हैं कि सेल के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल के अंदर क्या करवाता है, उसके नंबर को इंक्रीज़ कराता है, यानी कि हाइपरप्लेजिया कराता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ करना। हाइपरट्रॉफी का मतलब है ये करवाता है साइज़ ऑफ सेल को इंक्रीज़, यानी कि एक सेल है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करा देना, और इसका मतलब है नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ करा देना। इसके अलावा ये डिफ्रेंसीशन भी करवाते हैं सेल्स की। ठीक है, डिफ्रेंसीशन कौन कौन से सेल की करवाते हैं, बोन की करवाते हैं, बोन ग्रोथ सेल्स, और इसके अलावा मसल सेल्स की। अब अगर हमने बोन की बात कर ली है तो मैं आपको बताती हूँ कि बोन के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। ये क्वेश्चन भी है कि बोन की डेवलपमेंट के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल है। तो ये जो है ये तीन इसके इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये क्या करवाती है, ये नंबर इंक्रीज़ करवाती है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब वो जो कि कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये नंबर इंक्रीज़ करवाती है कॉन्ड्रोसाइट्स का। और ऑस्टियोजेनिक का मतलब है बोन फॉर्मिंग सेल, तो कॉन्ड्रोसाइटिक और ऑस्टियोजेनिक सेल्स के नंबर को इंक्रीज़ कराती है। दूसरा, अब नंबर इंक्रीज़ हो गया, उसके अंदर क्या करवाती है, प्रोटीन की डेपोजिशन कराती है। ठीक है, यानी कॉन्ड्रोसाइटिक और ऑस्टियोजेनिक सेल के अंदर प्रोटीन डेपोजिशन करवाती है। अब प्रोटीन डेपोजिशन होगी, उसके बाद ये क्या करती है, क्योंकि इसका मेन मकसद होता है बोन की ग्रोथ को इंक्रीज़ कराना, तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट बने होंगे ये कॉन्ड्रोसाइट्स को कन्वर्ट कराती है ऑस्टियोसाइट्स, यानी कि ये कार्टिलेज से बोन की फॉर्मेशन कराती है। तो ये तीन काम जो हैं बोन की ग्रोथ के अंदर ये करती हैं। इसके बाद मैं बोन की डेवलपमेंट को मज़ीद डिटेल में भी आगे बताऊंगी, भी सिंपल मैंने इतना सा बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अब इसका इफ़ेक्ट देखना है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये तीन मेटाबॉलिक जो हमारे पता है चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इन तीनों पे हम इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। इसका काम होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करना और लिपिड को जो है वो इस्तेमाल करना। ठीक है, ये मेन इसका जो है ना अपने दिमाग में बात रखनी है, ये इसका काम होता है मेटाबॉलिक इफेक्ट में। सबसे पहले जो है हम किसको देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि लिखूँ तो डिफरेंस नज़र आए। ठीक है, पहले हम प्रोटीन के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं। प्रोटीन पे ये मैंने क्या बताया कि प्रोटीन को कंजर्व कर देने कि प्रोटीन स्पेयर भी इसको कहते हैं। तो प्रोटीन को ये कैसे बचा सकता है, पहले तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा किसी तरीके से। दूसरा, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी डिग्रेडेशन को जो है वो कम करेगा। तो इसी ये दो चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी चीज़ को स्पेयर करवा सकते हैं, कि उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, दूसरा अगर वो जो प्रेजेंट है उसकी डिग्रेडेशन को कम करना। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन ये हो सकती है कि हम अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट करें सेल की तरफ। ठीक है, जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड सेल के अंदर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर डिपेंड करती है ना कि अमाइनो एसिड कितने सेल के अंदर है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं ना ये प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन को कम करेंगी। एक इसमें क्या है कि हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो हम करवाते हैं ना अमाइनो एसिड से, ग्लूकोन्यूजेनेसिस से हम ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस को कम करा देना। और बाकी ओवरऑल जो हम कैटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन, उसको भी जो है कम करना। तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस कैटाबॉलिज्म को कम करना, अमाइनो एसिड टू सेल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ा देना। इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन स्पेयर के तौर पर कर रहे हैं और ये लीन बॉडी मास को इंक्रीज़ करा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए ये हो गया। उसके बाद अगर हम लिपिड्स के लिए देखें तो लिपिड्स का मैंने आपको बताया कि ये चाहते हैं कि लिपिड्स को हम डिग्रेड करें। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ये बढ़ाते हैं और लिपिड को कम कराते हैं। प्रोटीन की डिग्रेडेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो ये जो लिपिड की बात करें, लिपिड की डिग्रेडेशन किस तरह से करा सकते हैं। जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर लिपिड की पहले वहाँ से फ़ैट की मोबिलाइजेशन कराना, फ़ैट की मोबिलाइजेशन से फिर जो फैटी एसिड रिलीज़ होंगे उन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन कराना। तो इसने यही दो काम करने होते हैं। पहले इसने क्या कराना होता है, फ़ैट मोबिलाइजेशन, फैट मोबिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये इसने दो काम कराना होते हैं। एसिटाइल कोए का लेवल भी इस तरह बढ़ जाता है। और फ्री फैटी एसिड जो होते हैं ना, फ्री फैटी एसिड,
इनका लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए फ्री फैटी एसिड का लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो इससे आपको एक चीज़ बताऊंगी क्या होती है। ये डाउन रेगुलेशन करा देती हैं जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे सेल के अंदर। हमें पता है कि इंसुलिन के रिसेप्टर जैसे कि प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर और प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू के ऊपर। तो वहाँ पे जब फ्री फैटी एसिड ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उन रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन करा देती है। जब उन रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी तो बेशक इंसुलिन का लेवल जितना मर्जी ज़्यादा हो, वो इंसुलिन जो है एक्ट करके ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल भी अंदर जो मतलब ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ वाली कंडीशन है, इसलिए जो है हम इसे डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ वाली कंडीशन आ जाती है, वो भी डायबिटीज़ टाइप 2 जिसके अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है बट फिर भी जो है ना वो कोई काम नहीं कर पा रही होती, वो एक्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये फ्री फैटी एसिड के बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपने डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी इसका याद रखना है, रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब्स पे इसका क्या काम है, इसने कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करना है। अब किसी चीज़ को कंजर्व, जैसे कि हमने प्रोटीन को कंजर्व करा है तो वो किस तरह से कराएंगे, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देना और इसकी डिग्रेडेशन को कम करा देना। तो इसकी प्रोडक्शन को हम जो है वो किस तरह से बढ़ाएंगे, लीवर, ठीक है, लीवर से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, लीवर से प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और साथ में इसकी डिग्रेडेशन, लीवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और इसके डिग्रेडेशन को कम किस तरह से करेंगे, हम ग्लूकोज की अपटेक को कम करा देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फ्री फैटी एसिड के ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ग्लूकोज की अपटेक हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों इफेक्ट वजह से क्या हो जाएगा, अगर लीवर ने प्रोडक्शन बढ़ा दी और अपटेक कम हो गई, यहाँ पे हमारे पास ब्लड के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो इस हाइपर ग्लाइसीमिया के कंपनसेशन के तौर पर हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट होती है, लेकिन ये इंसुलिन जो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाती इस फ्री फैटी एसिड की वजह से। तो आपने कार पे 3 इफेक्ट याद रखने हैं, लीवर किस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ग्लूकोज की अपटेक को कम करा देती है स्केलेटल और जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंपनसेटरी तौर पर ये बढ़ा देती है। ठीक है, ये इसके 3 इफेक्ट हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। अब इसके साथ साथ बुक के अंदर ये चीज़ भी लिखी हुई है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन ने अगर एक्शन करना है तो इसके लिए बेशक इंसुलिन ये जो हमने यहाँ प्रोड्यूस कराई है, हमने कहा है कि ये रेजिस्टेंस डेवलप होगी, ये कोई काम नहीं कर पाएगी, यानी कि ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी अगर ग्रोथ हार्मोन ने वर्क करना है तो इसको इंसुलिन और जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, अगर हम कहें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो भी कह दें, ये दोनों जो है इसकी ग्रोथ हार्मोन की नेसेसिटी है। इंसुलिन बेशक ग्लूकोज की अपटेक ना करवाए, लेकिन फिर भी ये ग्लूकोज की बजाय अमाइनो एसिड की अपटेक करवा सकती है। अगर अमाइनो एसिड की अपटेक ज़्यादा होगी तो जो है प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये इंसुलिन इसलिए ज़रूरी है अमाइनो एसिड की अपटेक के लिए। और कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों नेसेसिटी हैं, इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए। उसके बाद इसकी जो कार्टिलेज और बोन ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कुछ जो है आपको बता देते हैं कि किस तरह से करवाती है बोन की ग्रोथ। अब 2 प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है ना ये जो है ना ये बोन की ग्रोथ कराती है। एक तो बिफोर एडोलेसेंस हो गया, ठीक है, बिफोर एडोलेसेंस, और एक आफ्टर एडोलेसेंस। बिफोर एडोलेसेंस और आफ्टर एडोलेसेंस को करने का मकसद ये है कि जब एडोलेसेंस से पहले एपिफाइजियल जो मतलब जैसे होता है ना बोन के एंड्स होते हैं, तो वहाँ पे एपिफाइजियल कार्टिलेज होता है। जैसे जैसे मतलब ग्रोथ होती रहती है, बोन की लेंथ को इंक्रीज़ कराना होता है, तो वो लेंथ इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर ये बोन है तो यहाँ पे जो है एपिफाइजियल कार्टिलेज होगा, तो ये बोन के जो एंड होते हैं ना यहाँ पे बोन नहीं होती बल्कि कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो यहाँ पे जो है वो कार्टिलेज बोन की फॉर्म में आ जाते हैं और ये बोन की इस तरह से ग्रोथ करवाते रहते हैं। तो इस तरह से बोन ग्रोथ होती है। तो बिफोर एडोलेसेंस तो ये काम पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे एपिफाइसिस बनी होती हैं और 2 बोन के दरमियान जो है वो स्पेस बनी होती है, इस तरह से ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब एडोलेसेंस हो चुकी होती है तो दोनों बोन जो होती हैं जॉइंट पर एक दूसरे के साथ आके फिक्स हो चुकी होती हैं और इनकी मज़ीद ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से बिफोर एडोलेसेंस ये बोन की लेंथ को इंक्रीज़ करवाते हैं एट एपिफाइसिस,
और आफ्टर एडोलेसेंस ये सिर्फ और सिर्फ थिकनिंग को इंक्रीज़ करा सकते हैं। वो किस तरह से, ये दोनों काम कराएंगे। बोन की एक जो है वो बोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बोन प्रोड्यूसिंग सेल, और साथ साथ जो ओल्ड बोन है उसको रिमूव करा रहे होंगे। जब बोन प्रोडक्शन एक्सीड कर जाएगी बोन रिजॉर्प्शन को, तो तब जो है वो बोन की थिकनिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बिफोर एडोलेसेंस लेंथ को और आफ्टर एडोलेसेंस जो है वो थिकनिंग को इंक्रीज़ कराती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का, अगर हम ग्रोथ पे देखें तो इतना इफेक्ट, इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता जितना कि सोमैटोमीडियंस का होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो सोमैटोमीडियंस है। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, एक डिज़ीज़ है, मतलब कि ये टाइप्स हैं डवार्फिज़म की ना। एक है अफ्रीकन पिग्मे, ठीक है, यानी कि पिग्मीज़ ऑफ अफ्रीका। ये डिज़ीज़ नहीं है, ये वहाँ अफ्रीका के जो रहने वाले हैं उसे अफ्रीकन पिग्मीज़ कहते हैं। तो उन पर्सनस की क्या होती है, जो हाइट होती है वो कम होती है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं। तो सारी जो डवार्फिज़म वाली कंडीशन है वो, और साथ में लेवी लॉरेंट डवार्फ, वो भी एक टाइप है डवार्फिज़म की। उनके अंदर हमें ग्रोथ हार्मोन कम की बजाय ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो क्या वजह थी उनके अंदर ग्रोथ की जो है वो कमी है, उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर सोमैटोमीडियंस नहीं था, स्पेशली सोमैटोमीडियन सी। अब सोमैटोमीडियन सी, 4 तरह के सोमैटोमीडियन होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोमैटोमीडियन सी है, जिसे हम सोमैटोमीडियन, यानी कि इसको, इनका एक्शन जो होता है ना प्रोटीन के फंक्शन में। जैसे हमने अभी देखा कि ग्रोथ हार्मोन का क्या काम था, इसने प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ाया था। इसी तरह से जब आपने इंसुलिन का फंक्शन देखा था, तो इंसुलिन में भी हमने यही कहा था कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, यही कहा था ना हमने। तो इसका मतलब है कि इसका और इंसुलिन का फंक्शन जो है एक जैसा है। इस वजह से हम इसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में करूं तो इंसुलिन, यानी कि हम इसे IGF भी बोल सकते हैं। ठीक है, IGF। और ये इनमें से सोमैटोमीडियन सी जो है ना, इसे IGF-1 बोल सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, सोमैटोमीडियन को हमने 1 का नाम दिया हुआ।